गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 9। और इस 9 नंबर चैप्टर में देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की संरचना के बारे में, एंजाइम की नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइमों का जो नाम है वो आपके किस आधार पर किया जाता है। और इसके अलावा जो आपके एंजाइमों का वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को ये भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं यहाँ पे उनको मैं बता दूं कि जो हमारी क्लास है इस क्लास का जो टाइम है वो टाइम चेंज हो चुका है और क्लास का टाइम सुबह 6 बजे से। ठीक है, सुबह 6 बजे डेली क्लास लाइव स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा संडे को ध्यान रखना स्पेशल क्लास होती है शाम को 7 बजे। संडे को स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो आज संडे है तो ध्यान रखना शाम को भी आपकी क्लास होने वाली है 7 बजे, और सुबह अभी जो क्लास है ये भी आपकी 6 बजे है, इसका टाइम भी। मतलब आपके सप्ताह में हर सप्ताह यहाँ पे क्लासेस चलेगी आपकी सिर्फ। अब देखो इस एंजाइम के बारे में हमें क्या पढ़ना है। एक तो हमें यहाँ पे एंजाइम की संरचना के बारे में पढ़ना है, एंजाइम की संरचना किस प्रकार से होती है। वेरी गुड मॉर्निंग नगेश त्रिपाठी। और इसके बाद में हमें यहाँ पे एंजाइम है तो उस एंजाइम का नामकरण पढ़ना होगा। और इसके अलावा हमें यहाँ पे एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो पढ़ना होगा। देखो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, जो शाम को क्लास होगी आपके 7 बजे वाली क्लास, उसमें मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। ठीक है, कल शाम भी को भी जो क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, उन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि उनके पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए थे कुछ कल शाम को। अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास यहाँ पे। और इस क्लास में ध्यान रखना यहाँ पे जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके रहेंगे, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में, किसके बारे में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम के बारे में कि एंजाइम होते क्या है और एंजाइम के बारे में शुरू करते हैं। नॉर्मली देखो अगर एंजाइम की बात की जाए तो एंजाइम को हम कैसे डिनोट करेंगे कि यह एक प्रकार के आपके जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं ये आपकी जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। मतलब ऐसे उत्प्रेरक जो आपके जीवों के शरीर के अंदर या फिर जीव के अंदर शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती है उन क्रियाओं को जो उत्प्रेरित करते हैं वो आपकी जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये आपके जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक तो होते हैं, लेकिन अगर इनकी कम मात्रा होगी तो भी ये आसानी से कार्य प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। अगर कम मात्रा होगी तो भी ये प्रॉपर रूप से कार्य कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी परिभाषा की कि एंजाइम होते क्या है, तो एंजाइम ध्यान रखना कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जो जीवित कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इसकी भांति कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, कि ऐसे एंजाइम जो आपके प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और जीवित कोशिकाओं में कैसे कार्य करते हैं, यहाँ पे जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एंजाइम कहलाते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आएंगे आपके एंजाइम है। तो एंजाइमों के बारे में एक इतिहास है वो आपके हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट है वो 1-2 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। क्या पॉइंट है कि सबसे पहले आपके कौन सा एंजाइम खोजा गया था, तो ध्यान रखना जाइमेज एंजाइम खोजा गया। कौन सा एंजाइम खोजा गया, जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम आपकी यीस्ट कोशिकाओं से अलग किया गया। इससे अलग किया गया यहाँ पे यीस्ट कोशिकाओं से अलग किया गया। ठीक है, कौन सी कोशिकाओं से, यीस्ट कोशिकाओं से अलग किया गया। अब इसके अलावा ध्यान रखना कि मानव शरीर की जो कोशिका है, इस मानव शरीर की कोशिका में 2 प्रकार की क्रियाएं चलती है। कितने प्रकार की क्रियाएं चलती है आपकी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी चलती है सर यहाँ पे क्रियाएं 2, वो भी हम बात करेंगे। तो एक प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है यहाँ पे ध्यान रखना उपचय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचय। और एक जो अभिक्रिया होगी उसको हम कहते हैं यहाँ पे अपचय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एक तो उपचय हो जाएगी और एक आपके अपचय हो जाएगी। देखो इन दोनों का मतलब है क्या यहाँ पे। उपचय को देखो यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एनाबॉलिक रिएक्शन।
लेकिन अपचय जो अभिक्रिया है, इस अपचय अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है इनको? कैटाबोलिक रिएक्शन कहा जाता है। उपचय अभिक्रिया में ध्यान रखना कि ऐसी अभिक्रिया जो आपके मुख्य रूप से यहाँ पे संश्लेषण प्रकार की होती है। मतलब ये कैसी होगी? संश्लेषण प्रकार, मतलब इन्हीं पदार्थों का यहाँ पे निर्माण होगा, संश्लेषण होगा, वो आपकी संश्लेषण प्रकार की अभिक्रिया। हाँ, इसका इतिहास है वो हटा दिया गया, ठीक है, जैव विकास हटा दिया। ये मुख्य रूप से देखो, मैं सिलेबस में वही करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, सिलेबस में मैं वही करवा रहा हूँ आपको, सिलेबस से अलावा मैं कुछ नहीं करवाने वाला आपको। तो उपचय अभिक्रिया ध्यान रखना आपके संश्लेषण प्रकार की होती है, और संश्लेषण प्रकार की होती है तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब पदार्थों का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये बात ध्यान में रखना, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन अपचय अभिक्रिया में ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का विघटन होगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि जब पदार्थों का विघटन होगा तो उसमें से ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो इसमें ध्यान रखना ऊर्जा होती है वो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये मुख्य रूप से आपके दो ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोशिकाओं में दो प्रकार की अभिक्रिया चलती है। एक तो कौन सी अभिक्रिया चलती है यहाँ पे? उसमें से एक अभिक्रिया हो गई आपके उपचय अभिक्रिया जो संश्लेषण प्रकार की होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें एक अपचय अभिक्रिया जिसे हम कैटाबोलिक कहते हैं, ये विघटन प्रकार की होती है, इसमें क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा भाई, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा हमारे यहाँ पे, वो कहलाएगी यहाँ पे उपापचय। वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी यहाँ पे? उपापचय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, उपापचय अभिक्रिया कहलाएगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि उपापचय अभिक्रिया क्या है। इसके अलावा उपचय अभिक्रिया क्या, अपचय अभिक्रिया क्या है? तो उपापचय मतलब उपचय और अपचय दोनों अभिक्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाएगा? उपापचय, जिसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीट है बात यहाँ पे ये। अब हम चलते हैं यहाँ पे एंजाइम की संरचना के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग है यहाँ पे, ध्यान रखना, एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना, देखो एंजाइम की संरचना बहुत सरल है, नॉर्मल है, आपको ध्यान रखनी यहाँ पे। मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखना कि जो भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक अपवाद स्वरूप है, इसमें अपवाद ध्यान में रखना। एक एंजाइम है जिसका नाम है यहाँ पे राइबोजाइम, जिसका क्या नाम है यहाँ पे? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन से ना बनकर ये आपके आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? ये आपके आरएनए से बना होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ध्यान रखना यहाँ पे, राइबोजाइम जो आपके आरएनए से बना होता है, प्रोटीन से ना बनकर किससे बना होता है? यहाँ पे आरएनए से बना होता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम है प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इस प्रोटीन भाग के साथ, ये जो प्रोटीन वाला भाग है, इस प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। प्रोटीन भाग के साथ, प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, नोट ध्यान रखना, ये जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ये बात आप मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके एंजाइम होते हैं, इस एंजाइम में ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो भी आपके एंजाइम है वो एंजाइम किससे मिलकर बना होगा? एक तो प्रोटीन भाग से मिलकर बना हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे प्रोटीन भाग। इसके अलावा इनके साथ में अप्रोटीन भाग भी पाया जाएगा। कौन सा भाग पाया जाएगा? अप्रोटीन भाग भी पाया जाएगा। ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन व अप्रोटीन भाग दोनों भाग उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे होलो एंजाइम। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम को यहाँ पे ध्यान रखना पूर्ण एंजाइम भी कहा जाता है। होलो एंजाइम को क्या कहा जाता है यहाँ पे? पूर्ण एंजाइम भी कहा जाता है। और जो प्रोटीन वाला भाग होता है, इसमें प्रोटीन वाला भाग कहलाता है आपका एपो एंजाइम। प्रोटीन वाला भाग यहाँ पे क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और अप्रोटीन वाला जो भाग होता है ये भाग कहलाता है आपका सहकारक। गुड मॉर्निंग मोहित सेन। ये कहलाता है आपका सहकारक, या फिर इसको कोफैक्टर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? कोफैक्टर कहा जाता है। ये आपको मुख्य रूप से यहाँ पे बात ध्यान में रखनी कि प्रोटीन वाला जो भाग होगा ये कहलाएगा आपका एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीन भाग होगा इसमें एंजाइम में वो कहलाएगा आपका सहकारक या फिर कोफैक्टर कहलाएगा।
अब ध्यान रखना कि ये जो आपका ए प्रोटीन भाग कोफैक्टर है, ये आपके एपो एंजाइम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये मान लेते हैं हम यहाँ पे नॉर्मली, एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट में आपके थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए आशा है। हर एक बात को देखो अच्छे से नोट करते हुए चलना है ना, कंफ्यूजन नहीं होना आपको कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना है बस। ये लो आपके सामने दो डायग्राम सॉरी एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया इसमें। अब देखो इस डायग्राम में क्या ध्यान में रखना, आपके सामने ये जो ऊपर वाला जो मैं भाग आपके रेड कलर से दर्शा रहा हूँ अभी, ये पूरा भाग जो मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूँ, एक तो ये भाग ध्यान से देखना, एक आपकी ये जो ब्लैक कलर से भाग दर्शा और ये भाग मुख्य रूप से यहाँ पे देखना। ये जो रेड कलर से मैंने भाग दर्शाया, ये भाग होता है आपके प्रोटीन भाग होता है एंजाइम। ये भाग कौन सा होता है, प्रोटीन भाग होता है। ठीक है, और इस प्रोटीन भाग को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। इस प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, एपो एंजाइम। इसके अलावा जो नीचे वाला जो मैंने यहाँ पे अलग से ब्लैक कलर वाला जो भाग दर्शाया, इसे हम कहते हैं यहाँ पे ए प्रोटीन भाग। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ए प्रोटीन भाग। ये जो ए प्रोटीन भाग है, ये ध्यान रखना आपकी सहकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, सहकारक। और सहकारक ध्यान रखना इस प्रोटीन भाग के साथ में तीन तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है। कितने तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है, तीन तरीके से। और तीन तरीके से कैसे जुड़ा हुआ रह सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहले एक होता है यहाँ पे प्रोस्थेटिक समूह। ये सहकारक का ही भाग है, यहाँ पे ध्यान रखना सहकारक के प्रकार है प्रोस्थेटिक समूह। एक तो हो जाएगा प्रोस्थेटिक समूह, और इसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना आपके प्रोस्थेटिक समूह के बाद में सह एंजाइम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सह एंजाइम। और इस सह एंजाइम को हम कह सकते हैं यहाँ पे को एंजाइम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, को एंजाइम। और इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना सक्रियक। ये मुख्य रूप से आपके तीन प्रकार का होता है। कौन होता है, तीन प्रकार का सहकारक। अब तीन प्रकार का है तो क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो तीनों में जो मुख्य रूप से डिफरेंस है वो ध्यान रखना कि प्रोस्थेटिक समूह वह कार्बनिक प्रकृति का प्रोटीन भाग है जो एपो एंजाइम से सघनता से जुड़ा हुआ होता है, सघनता या दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखना। और इसमें जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे साइटोक्रोम हो जाएगा, फ्लेवोप्रोटीन हो जाएगा। कौन कौन से, साइटोक्रोम और आपके फ्लेवोप्रोटीन हो जाएगा। ये मुख्य रूप से इसके उदाहरण आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे से एंजाइम या फिर को एंजाइम की बात करते हैं तो ध्यान रखना ए प्रोटीन का वह भाग जो प्रोटीन भाग के साथ में एकदम ढीले से या फिर आसानी से एकदम लूज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा होता है कि हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोस्थेटिक समूह तो एकदम दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन सह एंजाइम को हम आसानी से यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग कर सकते हैं तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरण में ध्यान रखना यहाँ पे NAD हो जाएगा, ये मैंने 10वें लेसन में आपको बताया था NADP। और इसके अलावा यहाँ पे FAD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे FAD हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सक्रियक के बारे में ध्यान रखना कि सक्रियक में ध्यान रखना ये आपके एफ प्रोटीन भाग में अकार्बनिक प्रकृति का कोई भी धातु आयन होता है। क्या होता है यहाँ पे, कोई भी धातु आयन होता है। ठीक है, अकार्बनिक प्रकृति का कोई भी धातु आयन होता है। और अगर कोई भी धातु आयन है तो इसमें उदाहरण हो जाएगा आयरन। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे आयरन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें एक बात हमारे सामने क्या आ रही है, यहाँ पे हमने बात में क्या लिखी थी कि सह एंजाइम या फिर को एंजाइम को इस प्रोटीन वाले भाग से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो अलग कर सकते हैं तो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है अलग, तो ध्यान रखना डायलिसिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। डायलिसिस विधि के द्वारा यहाँ पे सह एंजाइम को अलग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मुख्य रूप से नोट बात है, नोट बात कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि सह एंजाइम को जो एपो एंजाइम है या फिर जो प्रोटीन वाला भाग है उसके द्वारा किससे अलग किया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा इसको अलग किया जाता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। तो ये बात होती है यहाँ पे एंजाइम की संरचना के बारे में। अगर यहाँ तक कंप्लीट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए यहाँ पे, फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। कमेंट कर दो एक बार में।
अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट जो बात आएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। इसके बारे में यहाँ पे एंजाइम की क्रियाविधि, ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि, ये लो बेटा यहाँ पे एंजाइम की क्रियाविधि होगी। अब देखो एंजाइम की क्रियाविधि समझनी हमें यहाँ पे, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग क्रियाविधि है ना, कोई हार्ड नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट ध्यान रख लेना और एक बार अपनी बुक से रिवाइज कर लेना। और यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स के साथ में एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखनी है, ठीक है। देखो एंजाइम करते क्या, पहली बात तो हमें पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, आपके किसी भी सबस्ट्रेंट के साथ में जोड़ते हैं। सबस्ट्रेंट का मतलब ध्यान रखना आपके अभिकारक, जो क्रियाकारक, जो आपकी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इतना तो आप जानते होंगे केमिस्ट्री में जो काम में यूज लेते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेंट के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, आपके एंजाइम सबस्ट्रेंट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपके मतलब मध्यवर्ती उत्पाद, जो आप कहते हो ना केमिस्ट्री में कि मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, वही आपके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं। अब आपको पता होगा कि मध्यवर्ती उत्पाद अस्थायी होते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए बनते हैं, तो ये आगे चल करके यहाँ पे वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम का एंजाइम हमें वापस प्राप्त हो जाता है और साथ में प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, सबस्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इस सबस्टेंट के लिए जो आपके आवश्यक ऊर्जा, सबस्टेंट के लिए आवश्यक ऊर्जा जो इसको उत्पाद में बदल दे, किसमें बदल दे, आपके उत्पाद में बदल दे, उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रखना एंजाइम क्या करते हैं, उस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में उत्प्रेरक पढ़ा होगा, वो उत्प्रेरक आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आते हैं, लेकिन एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आते हैं। तो दोनों कार्य सेम ही करेंगे, ठीक है। ये भी एंजाइम भी क्या करेंगे आपके, कि जो भी सक्रियण ऊर्जा होगी उस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। क्यों करते हैं, मैंने कारण बता दिया यहाँ पे, क्योंकि ये पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी बता दी मैंने क्या होता है, कि जो सबस्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनको उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आवश्यक ऊर्जा आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इस सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते, कम कर देते, जिसके कारण अभिक्रिया जल्दी होती है। नॉर्मल बात यही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो एंजाइम की क्रिया विधि होगी ये मुख्य रूप से आपकी दो पदों में चलती है। कितने पदों में चलती है, दो पदों में। एक तो मैंने बनाया यहाँ पे एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब एंजाइम सबस्टेंट संकुल का निर्माण। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार, या फिर आप इसको अभिकारक भी कह सकते हो क्रियाधार के आधार पर, ठीक है। एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण या फिर संकुल का निर्माण, संकुल का निर्माण। और सेकेंड नंबर देखो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या हो रही, कमी, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो ये मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट है एंजाइम की क्रियाविधि। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, संकुल का निर्माण। ये लो मुख्य रूप से एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। अब देखो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होगा तो कैसे होगा, नॉर्मली ध्यान रखना, देखो मैं प्रोसेस है वो सारी डायग्राम के द्वारा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप बस समझते जाना, ठीक है। मैं लिखने का काम कम रखूंगा, अब यहाँ पे डायग्राम है वो डायग्राम बनाने का काम मैं यहाँ पे ज़्यादा रखूंगा, तो आप उन बातों को यहाँ पे समझते जाना। सबसे पहले देखो यहाँ पे एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होगा कैसे। नॉर्मली जो एंजाइम होता है, ये मैं आपका यहाँ पे एक एंजाइम बना देता हूँ, ये आपके एंजाइम बन रहा है, ठीक है। अब ये एंजाइम आपके सबस्टेंट के साथ में जुड़ेगा और हमारे पास जो सबस्टेंट है वो आपके इस प्रकार का सबस्टेंट है, ये हमारे पास सबस्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे एंजाइम, ई का मतलब एंजाइम हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे क्रियाधार हो गया या फिर अभिकारक हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्रिया करेंगे और क्रिया करके यहाँ पे एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। ये लो आपके एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया, और इसके साथ में कौन जुड़ेगा यहाँ पे, ये आपका सबस्ट्रेट जुड़ गया, ठीक है। ये लो हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया, ये संकुल बन गया भाई, ध्यान रखना। और ये जो संकुल होता है ये अस्थायी होता है, ये क्या होता है, अस्थायी मतलब थोड़े समय के लिए बनता है, ठीक है। जैसे ये अस्थायी बनता है तो आगे चल करके यहाँ पे ये किसका निर्माण करता है, तो ध्यान रखना ये आपके एंजाइम का निर्माण कर लेगा। ये एंजाइम का एंजाइम हमें वापस प्राप्त हो गया।
अब जो हमने ये सबस्टेंट यूज किया था, ये सबस्टेंट आपके दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार। ये लो आपके दो भाग बन गए इसके। तो इसने एंजाइम ने क्या किया कि एंजाइम के साथ में यहाँ पे सबस्टेंट जुड़ा इसके साथ में, और यहाँ पे इस सबस्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गए, इसके उत्पाद बन गए। अब एक बात ध्यान में रखना यहाँ कि एंजाइम के जिन स्थलों से यहाँ पे क्रियाधार जुड़ता है, ये मान लो ये फिक्स स्थल है भी, यहाँ से क्या करता है आपकी क्रियाधार जुड़ता है, तो उन स्थलों को कहते हैं सक्रिय स्थल कहते हैं। उन स्थलों को क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी। कि सक्रिय स्थल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि एंजाइम के ऊपर उपस्थित वह स्थल जहाँ से क्रियाधार है वो क्रियाधार जुड़ता है और आपके उत्पाद में कन्वर्ट होता है, तो वे विशेष स्थल क्या कहलाते हैं, आपके सक्रिय स्थल कहलाते हैं। और ये किसके ऊपर उपस्थित होते हैं, एंजाइम के ऊपर। तो एंजाइम के ऊपर स्थित ऐसे स्थल जहाँ से क्रियाधार जुड़ता है वो स्थल क्या कहलाते हैं, यहाँ पे सक्रिय स्थल कहलाते हैं। तो ये तो प्रोसेस हुई कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। अब इस प्रोसेस को समझाने के लिए दो सिद्धांत तो और आए थे अलग अलग। पहला जो इसमें सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है आपके ताला चाबी सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा था यहाँ पे, ताला चाबी का सिद्धांत। कि ताला चाबी का सिद्धांत क्या कहता है, देखो ताला चाबी का सिद्धांत बहुत नॉर्मल है, बस समझने की बात है यहाँ पे आपको। नॉर्मल देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक जो ताला होता है, मैं नॉर्मल यहाँ पे एक बार ताला बता देता हूँ आपको बना करके समझा कर। ये आपके नॉर्मल एक बार मान लो ताला है, और इसके साथ में आपने देखी होगी एक की होती है, मतलब जो चाबी होती है, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से मान लो कोई भी एक चाबी है, ये चाबी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक ये जो ताला है एक ही चाबी के द्वारा खुल सकता है, तो चाबी तो ध्यान रखना यहाँ पे एंजाइम के रूप में कार्य करती है। जो चाबी है ये आपके एंजाइम के रूप में कार्य करती है, और जो ताला है ये आपके क्रियाधार के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, क्रियाधार के रूप में। तो जिस प्रकार एक ताला एक ही चाबी के द्वारा खुल सकता है यहाँ पे, तो उसी प्रकार से एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। कैसे, जैसे कि मेरी बात करूँ कि मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको नहीं पढ़ा सकता। मतलब मेरे अंदर यही क्वालिटी है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, दूसरी क्वालिटी है ही नहीं, तो कैसे पढ़ूंगा। तो वही बात यहाँ पे होती है एंजाइम के साथ में कि एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। अर्थात विशेष एंजाइम विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। बात समझ में आ गई जो मैंने बोली थी, तो एक बार कमेंट कर दो यहाँ पे। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, इस ताले को खोलेगा। तो खोलेगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम इस क्रियाधार के साथ में जोड़ेगा। तो जुड़ेगा तो हमारे साथ में जो यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा, वो मध्यवर्ती उत्पाद आपके इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये ताला बना दिया, और ये आपके यहाँ पे चाबी बना दी मैंने वापस। ये आपके मध्यवर्ती उत्पाद है। ये क्या हमारे सामने यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद है, ठीक है। हाँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना उनको ज़्यादा सुनना, ठीक है। मैं डायग्राम के द्वारा सारी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ उनको ज़्यादा सुनना आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात, यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। अब मध्यवर्ती उत्पाद बन गया तो अब ताला क्या होगा, यहाँ पे खुलेगा। तो ये लो आपकी, ये तो आपकी उत्पाद बन गया, और ये ताला आपके आसानी से यहाँ पे खुल गया। और ये चाबी थी, ये चाबी हमें वैसी की वैसी वापस प्राप्त होगी। ये चाबी हमें वैसी की वैसी वापस प्राप्त होगी। मतलब सिर्फ चाबी ने क्या काम किया यहाँ पे कि जो अभिक्रियाधार था ताले के रूप में, इसको यहाँ पे उत्पाद में बदल दिया। किस में बदल दिया, यहाँ पे उत्पाद में बदल दिया, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो एक एंजाइम में एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, अर्थात कुछ विशेष अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है, अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। यही था आपके यहाँ पे ताला चाबी सिद्धांत। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। और ताला चाबी सिद्धांत में देखो यहाँ पे चाबी की आकृति आपने देखा होगा एकदम फिक्स होती है। फिक्स चाबी एक फिक्स ताले में ही लगती है, दूसरे ताले में नहीं लगती। आप देखते होंगे बाइक की देख लो चाहे घरों की देख लो, वो आपको इमेजिन नहीं करना चाहिए। किसी का लॉक फ्री हो तो क्या करे, वो इमेजिन नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस बातों को समझना। तो एक चाबी है वो एक ही ताले की लग सकती है। तो इस ताले के ऊपर अंदर क्या है, अंदर यही संरचना है कि आपकी ये एक ही चाबी लग सकती है। ऐसी संरचना इस चाबी के समान ही संरचना है ना। या फिर चाबी के अंदर ऐसी संरचना है कि ये आपके ताले के अंदर, इसी ताले के अंदर फिट हो सकती है, दूसरे ताले के अंदर फिट नहीं हो सकती। तो इस चाबी के ऊपर जो स्थल उपस्थित है उन स्थलों को कहते हैं सक्रिय स्थल। उन स्थलों को क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। जिसके कारण ये जैसे आपके ताले के अंदर प्रवेश करेगी तो उन फिक्स स्थलों से जुड़ जाती है और उस ताले को खोल देती है, ठीक है। तो फिक्स संरचना होती है यहाँ पे चाबी की और यहाँ पे ताले के अंदर की जो संरचना, अगर ये दोनों संरचना यहाँ पे समान है ताले के अंदर और आपकी चाबी की संरचना, ताला आसानी से खुल जाएगा। नॉर्मल बात है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से चाबी है वो एंजाइम का कार्य और क्रियाधार किसके रूप में कार्य करता है, ताले के रूप में कार्य करता है।
अब नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है आपका बी नंबर, और बी नंबर जो सिद्धांत आता है वो होता है यहाँ पे प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। अब देखो प्रेरित आसंजन सिद्धांत को समझना क्या होता है। पहली बात तो अब देखो प्रेरित का मतलब प्रेरित होना। आप मेरे द्वारा प्रेरित हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो ना। मान लो मैं भी आपके द्वारा प्रेरित हो रहा हूँ भी, आप जो बोल रहे हो सर हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी आपके अनुरूप हो जाता हूँ। आप जो बोलते हो उसके अनुरूप हो जाता हूँ। अगर आप बोलोगे तभी तो मैं अनुरूप होऊंगा आपके। आप जब मुझे बोलोगे कि सर आप 9 नंबर लेसन करवाना, तो मैं आपको 9 नंबर लेसन करवाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो आपके अनुरूप हो गए। कब हुआ, जब आपने बोला तब हुआ। जब आपने बोला तभी तो मैं आपके अनुरूप हुआ कि आपको मैं 9 नंबर लेसन करवा रहा हूँ। कल आपने बोला था सर 8 नंबर लेसन करो, तो मैंने आपको 8 नंबर लेसन करवा दिया। तो आपने बोला तभी तो मैं आपके अनुरूप हो गया, मतलब आपके द्वारा मैंने प्रेरित होकर के 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर स्टार्ट किया था। ये बात तो समझ में आई ना यहाँ पे। अब इसी प्रकार से क्या होगा, इसमें क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो एंजाइम होगा, जो बातें इसमें समझा रहा हूँ उनको समझना, थोड़ी आसानी से याद हो जाएगी फिर पढ़ोगे तो। एंजाइम होता है और एक हमें पता है कि इसके साथ में क्रियाधार जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। शुरुआती में क्या होता है कि एंजाइम की संरचना में परिवर्तन होता है भाई। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन का मतलब ये है यहाँ पे कि एंजाइम के कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ से क्रियाधार अणु जोड़ ही नहीं सकता, जहाँ से क्रियाधार अणु जोड़ ही नहीं सकता। देखो आप डायग्राम के द्वारा समझो इस प्रोसेस को, ठीक है। ऐसे भी डायग्राम बना लेना, बस समझने लायक, ठीक है। ये तो आपके यहाँ पे एंजाइम है, ये क्या है यहाँ पे आपके पास एंजाइम। इसके साथ में जो हम मैं क्रिया करूँगा यहाँ पे वो है आपके, मान लो यहाँ पे ये है आपका क्रियाधार, ये क्या आपकी क्रियाधार। अब देखो इन दोनों की संरचना को, आप एक तो इस क्रियाधार को देखना है। यहाँ पे क्रियाधार की संरचना एकदम यहाँ पे चौकोर है, मतलब एकदम आयताकार है। लेकिन ये जो सक्रिय स्थल है यहाँ पे, ये सक्रिय स्थल, और इस सक्रिय स्थल की जो संरचना है वो कैसे यहाँ पे गोलाकार है ना आपके, इस प्रकार से गोलाकार। तो ये क्रियाधार तो इसमें फिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना फिट। तो फिट नहीं होगा तो यहाँ पे होगा क्या, अब बताओ। क्या ये जुड़ेगा क्रियाधार? बिल्कुल जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा कि जैसे क्रियाधार इसके संपर्क में आएगा, एंजाइम के संपर्क में आएगा, तो एंजाइम अपनी संरचना में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। एंजाइम अपनी संरचना में क्या कर लेता है, यहाँ पे परिवर्तन कर लेता है। ये आपके इस प्रकार से एंजाइम अपनी संरचना में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे परिवर्तन कर लेता है। अब यहाँ पे पहले गोलाकार संरचना थी, यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ड्रॉ, लेकिन थोड़ी यही संरचना चेंज हुई, आपकी यही संरचना चेंज होगी इतनी सी, ठीक है। बाकी वाली संरचना चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना या मुख्य रूप से कि बीच में जो आपकी संरचना थी ये संरचना चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्रियाधार अणु आसानी से जुड़ सकता है, इस प्रकार से जुड़ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे चल करके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। बस खत्म बात, यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया इसका। इतना ही समझना आपको यहाँ पे कि एंजाइम के शुरुआती में जो सक्रिय स्थल होते हैं वो क्रियाधार के अनुरूप नहीं होते, लेकिन जैसे क्रियाधार इसके संपर्क में आएगा एंजाइम के, तो एंजाइम अपने इन सक्रिय स्थलों में परिवर्तन कर लेता है और क्रियाधार आसानी से यहाँ पे जोड़ सकता है। तो ये किसके द्वारा उत्प्रेरित हुआ, क्रियाधार के द्वारा उत्प्रेरित हुआ, जिसके कारण एंजाइम ने अपने सक्रिय स्थलों में यहाँ पे परिवर्तन किया है और आसानी से ये जोड़ सकता है। यहाँ पे कंप्लीट है बात, यहाँ पे समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो, फिर हम चल रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट। ये आपके ताला चाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत दोनों मैंने अच्छे से समझा दिए, ड्रॉ करके सारी बातें मैंने बता दी। बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो आप बुक से कर लेना, ठीक है। कि शुरुआती में आपकी इनकी संरचना है वो आपकी क्रियाधार अणु के अनुरूप नहीं होती, लेकिन जैसे आपके क्रियाधार अणु इनके संपर्क में आएगा तो ये संरचना इनके अनुरूप हो जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें, वो टॉपिक है, ध्यान रखना यहाँ पे, सक्रियण ऊर्जा में कमी। दो सिद्धांत तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा में कमी। देखो हमारे यहाँ पे एंजाइम संकुल का निर्माण पढ़ लिया, क्रियाधार का निर्माण, अब यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब देखो सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे होगी, शायद ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो एक बार कमेंट कर दो भाई, मैं उसी के हिसाब से बताऊँ आपको, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा वो सेम ही है, बस उत्प्रेरक की जगह यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दो केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो आपने।
सेकेंड नंबर पॉइंट, सक्रियण ऊर्जा में कमी। केमिस्ट्री में उत्प्रेरक काम में लेते हैं, जबकि यहाँ पे बायोलॉजी में हम यहाँ पे नहीं पढ़ा, अच्छा चैप्टर भी नहीं करवाया होगा आपको, है वो केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ चैप्टर देखो दूसरा और तीसरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को जो क्लास होगी इसमें 11वां लेसन स्टार्ट करेंगे। सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या सक्रियण ऊर्जा में कमी। पहली बात तो सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा पहली बात तो होती क्या है, तो ध्यान रखना अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, या फिर अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये यहाँ पे इस प्रकार से पद चलता है, ठीक है। ये इधर हो जाएगी आपकी सक्रियण ऊर्जा, इधर हो जाएगी आपके सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी, और इसके बाद में नीचे ध्यान रखना है यहाँ पे क्रियाधार की दर, क्रियाधार की दर, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो इसमें जो सक्रियण ऊर्जा की मान होगा, ये सक्रियण ऊर्जा का मान इतना है, मतलब इस लेवल की यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, सक्रियण ऊर्जा का मान इतना बढ़ जाता है। ये कब, एंजाइम के बिना, ये कब है यहाँ पे एंजाइम के बिना, ठीक है, एंजाइम के बिना। जब हमने एंजाइम नहीं लगाया तब इसमें अधिक सक्रियण ऊर्जा चाहिए, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एंजाइम का प्रयोग किया है तो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है। तो जैसे ही सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है तो ये अब जो लेवल होगा यहाँ पे ये एंजाइम युक्त है, मतलब इसमें एंजाइम प्रयोग किया, और एंजाइम का जैसे हमने प्रयोग किया तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कैसे होती है। तो एंजाइम के बिना तो आपके अत्यधिक यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा, मतलब सक्रियण ऊर्जा अधिक चाहिए, लेकिन जैसे हमने एंजाइम का प्रयोग किया यहाँ पे तो आपकी सक्रियण ऊर्जा का मान इसमें कम चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब नेक्स्ट आती है यहाँ पे नामकरण पद्धति के बारे में, कि जो एंजाइम है इस एंजाइम का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। एंजाइमों की नामकरण पद्धति, एंजाइमों की नामकरण पद्धति। तो एंजाइमों का नामकरण भाई दो आधार पे किया जा सकता है। कौन कौन से आधार पे किया जा सकता है, मैं बस आरेख के द्वारा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो क्रियाधार के आधार पर, किसके आधार पर, यहाँ पे क्रियाधार के आधार पर, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेकेंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे, वो सेकेंड नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। इसके आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। अब देखो क्रियाधार के आधार पर नामकरण कैसे करते हैं। तो क्रियाधार के आधार पर जब भी नामकरण करेंगे तो ये नामकरण वगैरह प्रस्तुत किसने किया था, पहली बात तो हमें ये भी पता रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना एक वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे, ध्यान रखना, ड्यूक्लॉक्स। क्या नाम है उसका, ड्यूक्लॉक्स, ड्यूक्लॉक्स। देखो 11वां चैप्टर शुरू नहीं करें, 11वां चैप्टर हमारा आधा हो गया, आधा चैप्टर और करवाना है, तो वो बाकी वाले चैप्टर में करवाऊंगा, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो ड्यूक्लॉक्स के अनुसार, ड्यूक्लॉक्स ने बताया था कि ड्यूक्लॉक्स के अनुसार एंजाइम के अंत में, एंजाइम के अंत में एज जोड़ा जाता है। ड्यूक्लॉक्स के अनुसार एंजाइम के अंत में क्या जोड़ा जाता है, आपके एज जोड़ा जाता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एज जोड़ा जाएगा, तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपने पाचन तंत्र के अंदर से कुछ एंजाइम पढ़े होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज और यहाँ पे फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा। इसके अलावा माल्टोज है, ठीक है, और माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम में काम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वसा है, इस वसा को वसीय अम्लों में फैटी एसिड में बदलने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आएगा। तो इनके नाम के आधार पर है, हमने जो क्रियाधार यूज किया था इस क्रियाधार के आधार पर इनका एंजाइम का नामकरण बनेगा। तो सुक्रोज में ध्यान रखना, यहाँ पे सुक्रेज एंजाइम काम में आता है। कौन सा एंजाइम काम आता है, सुक्रेज। इस सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज में माल्टेज एंजाइम में काम आता है। तो ये तो आपके क्रियाधार, तो क्रियाधार के आधार पर इनका नामकरण है, ठीक है। और वसा में ध्यान रखना, यहाँ पे लाइपेज, वसा को हम लिपिड कहते हैं, तो लिपिड से क्या बन जाएगा, यहाँ पे लाइपेज। तो ये क्रियाधार के आधार पर जब नामकरण किया जाता है तो वो आपके क्रियाधार के आधार पर नामकरण। तो फर्स्ट नंबर क्रियाधार के आधार पर था, ये मैंने आपको उदाहरण बता दी यहाँ पे, इस प्रकार से करते। आपने ये पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे।
अब हम चलते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे। देखो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर भी यहाँ पे जो आपके एंजाइम है उस एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से आपके हाइड्रोलेजेस, जैसे हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोलेजेस, अभी हम बात करेंगे कि हाइड्रोलेजेस कौन सी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा। तो ये सारे में एक बार नाम बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो आपकी अभिक्रियाओं के आधार पे है। हाइड्रोलेजेस के अलावा हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेजेस के अलावा हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज के अलावा हो जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे हो जाएंगे सारे के सारे। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया उनके आधार पे जो नामकरण किया जाता है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया के नाम आधार पर नामकरण हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे तो हमने क्रियाधार के आधार पर देख लिया और रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर देख लिया कि इनका नामकरण कैसे करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना यहाँ पे कि एक संघ है और उस संघ का जो नाम है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ, शॉर्ट में कहते हैं इसको IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ। इसने क्या किया था यहाँ पे कि आपके एंजाइमों के नामकरण की एक मानक पद्धति प्रस्तुत की। ठीक है, मानक पद्धति प्रस्तुत की। इस मानक पद्धति में इन्होंने प्रस्तुत ये किया था हमें कि जो भी हम एंजाइम लिखेंगे तो एंजाइम की ऐसी पद्धति प्रस्तुत की जिसके साथ में हम जब एंजाइम का नाम देखेंगे तो उसके साथ में हमें उस अभिक्रिया का भी पता चल जाएगा कि अभिक्रिया कौन सी है। इसके अलावा इसमें अभिकारक का भी पता चल जाएगा। ऐसा एंजाइमों का नाम रखा, एंजाइमों का ऐसा नाम रखा कि उसमें अभिक्रिया की प्रकृति और अभिकारक के बारे में भी पता चल जाएगा। आपने नॉर्मली देखा होगा कई बार, मतलब किसी लड़के का नाम ऐसा होता है कि उसकी फैमिली पापा का नाम पीछे जुड़ा होता है। जैसे कि आपने ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, है ना, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, तो पूरा नाम आ गया भाई उसमें, अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मतलब जेठालाल का भी नाम आ रहा है, उसके पापा का भी नाम आ रहा है। तो इसी प्रकार से एंजाइम भी ऐसे होते हैं कि उनके साथ में हमें अभिक्रिया का भी पता चल जाएगा कि अभिक्रिया कौन सी है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे अभिकारक के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन से अभिकारक हमने यहाँ पे काम में लिए हैं। अब उदाहरण बताओ सर, ऐसे कौन कौन से उदाहरण। तो एक उदाहरण है यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, हेक्सोकाइनेज। ये हमारे सामने यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है एंजाइम, लेकिन इसका IUBA ने क्या नाम रखा वो मैं नाम बता देता हूँ आपको। IUBA ने इसका नाम रखा यहाँ पे ATP डीहेक्सोज, ATP डीहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज, 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज, ये आपके IUBA ने इसका नाम रखा था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपको यूरिकेज, यूरिकेज का जो मानक नाम रखा था वो रखा था आपके यूरेट O2 ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये आपके इसका मानक नाम रखा गया था। ये मानक नाम ध्यान में रखने, भाई पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हेक्सोकाइनेज का मानक नाम क्या होता है, यूरिकेज का मानक नाम यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो यहाँ पे इतने बड़े नाम होते हैं, तो ये आपके अगर मानक नाम यूज करेंगे तो इतने बड़े जटिल नाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इनके जटिल नाम, इसलिए इनके ये शॉर्ट नाम, छोटे रूप काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनके छोटे रूप काम में लिए जाते हैं। ठीक है, बड़े रूप काम में नहीं लिए जाते हैं क्योंकि इतने जटिल हो जाएंगे, याद भी नहीं रख सकते हम तो, है ना। तो इस कारण इनके छोटे रूप यूज लिए जाते हैं, छोटे रूपों को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो इनके जो छोटे रूप है, ये छोटे रूपों को हम कहते हैं यहाँ पे संस्तुति। ये ध्यान रखना कि संस्तुति क्या होते हैं, तो एंजाइमों के बड़े नाम जटिल होते हैं इसलिए उनके छोटे नाम काम में लिए जाते हैं। छोटे नाम आपके अच्छे रहते हैं, उनको काम में लिए जाते हैं। तो इन छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, संस्तुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको छोटे रूपों को संस्तुति कहा जाता है। तो एक तो संस्तुति के बारे में ध्यान रखना कि संस्तुति क्या है। इसके अलावा हेक्सोकाइनेज और यूरिकेज का यहाँ पे मानक नाम मतलब बड़े नाम क्या है, IUBA ने इसका नाम क्या रखा था, IUB का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ। ठीक है, कंप्लीट है बात। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने यहाँ पे एंजाइम का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण आता है यहाँ पे एंजाइम का वर्गीकरण, लास्ट टॉपिक है।
एंजाइम का वर्गीकरण। और एंजाइमों के वर्गीकरण में देखो मैं आरेख बना देता हूँ, सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे आ जाएंगे। एंजाइमों का वर्गीकरण है वो आपके अभिक्रियाओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कि जो भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और वर्गीकरण में सबसे पहला आता है यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, बस कुछ नहीं करना, इनका नाम देखना, अपने आप आपको अभिक्रिया समझ में आ जाएगी कि यह अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। सेकेंड नंबर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसफेरेजेज। ट्रांसफेरेजेज, ठीक है, सेकेंड नंबर ट्रांसफेरेजेज। और जो थर्ड नंबर होगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, हाइड्रोलेजेस। थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोलेजेस। और जो फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, लाइजेज। लाइजेज, लाइजेज। और नेक्स्ट आपके 5 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, ये आइसोमेरेज है भाई, यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, आइसोमेरेजेज हो गया। और इसके अलावा नेक्स्ट होगा यहाँ पे लाइगेजेज, होगा यहाँ पे लाइगेजेज। ये आपके मुख्य रूप से इस प्रकार से एंजाइमों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, मैं इन दो के बारे में बताऊंगा आपको, लाइजेज और आपके लाइगेज, ठीक है, लाइजेज और आपके लाइगेज के बारे में। आपने ग्लाइकोलाइसिस नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस है ये आपके लाइजेज से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, लाइजेज से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है, किसमें बदलता है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइजेज एंजाइम होता है यह किसी भी पदार्थ को बिना जल अपघटन के, मतलब किसी भी पदार्थ का बिना जल अपघटन के, बिना जल अपघटन के उसके सह संयोजक बंधों को तोड़ देता है। सह संयोजक बंधों को तोड़ देता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लाइजेज में क्या होता है कि बिना जल अपघटन के ये आपकी क्या करता है, उसके जो बीच में जो सह संयोजक बंध बने हो उनको तोड़ देता है। ये तो बात हुई यहाँ पे लाइजेज की बात हुई, ठीक है। और इसका विपरीत प्रकार हो जाएगा ये आपके लाइगेज। तो लाइगेज क्या करेगा, सह संयोजक बंधों को जोड़ने का कार्य करेगा, सह संयोजक बंधों को जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रखना, यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल होगा लाइजेज का वो हो जाएगा यहाँ पे एल्डोलेजेस। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एल्डोलेज हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पे लाइगेज का वो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना आपका, सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज। देखो सिंथेटेज, सिंथेसिस का मतलब ही क्या होता है, बनाना, है ना, किसी भी चीज़ का बनना क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, आपके संयोजक बंधों को जोड़ने का कार्य करेगा, जबकि लाइजेज एंजाइम क्या करेगा, संयोजक बंधों को तोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा आइसोमरेज, आपने आइसोमर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि आइसोमर के बारे में, प्रकाशिक समावयव के बारे में पढ़ा होगा। तो उनकी स्थिति में जो भी आपके परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम के कारण होता है। किसके कारण, आइसोमरेज एंजाइम के कारण होता है। तो इसमें बस मैं यहाँ पे एक ही उदाहरण बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, फास्फोहेक्सो आइसोमरेजेज, ये आपके एक एंजाइम का ये उदाहरण है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फास्फोहेक्सो आइसोमरेज जो आपके कोई भी जो भी आपके क्रियाधार होते हैं उनकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। प्रकाशिक समावयव और स्थितिज समावयव के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उनकी संरचना में यहाँ पे परिवर्तन कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में ध्यान रखना यहाँ पे कि वह उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, जल, क्या होगा यहाँ पे, जल। तो जल के अणुओं को तोड़ने, जल के अणुओं को तोड़ने और जल के निकालने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। कि जितनी भी अभिक्रिया होगी जिसमें से आपकी जल का अणु बाहर निकलेगा उन अभिक्रियाओं को क्या करेगा, आपके उत्प्रेरित करेगा। तो इसमें मुख्य रूप से आप उदाहरण ध्यान रखना यहाँ पे न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक, क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, न्यूक्लियस ध्यान रखोगे। ट्रांसफेरेजेज में ध्यान रखना कि ट्रांसफर में क्या होता है, किसी का ट्रांसफर करना, किसका, कोई भी समूह हो गया या फिर कोई भी परमाणु हो गया, उन समूह या फिर परमाणु या अणु का क्या करना, स्थानांतरण करना, ठीक है। एक एक अभिकारक से
दूसरे अभिकारक में उनका स्थानांतरण करना वो क्या कहलाता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पे जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ट्रांसफॉस्फेटेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसफॉस्फेटेज हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडोरेटेज बहुत आसान है। यहाँ पे देखो एक तो नाम आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और प्लस इसमें क्या नाम आ रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। क्या नाम आ रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ होता है तो वो ऑक्सीडोरेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होगी यहाँ पे, साथ साथ होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण में अपचयन को कंप्लीट करवाता है, तो ये ऑक्सीडोरेटेज एंजाइम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप यहाँ पे लिख सकते हो रिडक्टेज एंजाइम। ये उदाहरण हो गई यहाँ पे रिडक्टेज। ये आपके मुख्य रूप से एंजाइम का वर्गीकरण 6 प्रकार से। ऑक्सीडोरेटेज मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को कंप्लीट, ट्रांसफरेंस मतलब कोई भी समूह का ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल का अपघटन करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, लाइजेज का मतलब संयोजक बंधों को तोड़ने का कार्य, आइसोमेरेज मतलब प्रकाशिक समावि में किसी भी समूह का स्थानांतरण या फिर उनकी संरचना में परिवर्तन, और लाइगेज का मतलब संयोजक बंधों के निर्माण का कार्य कंप्लीट करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई, चैप्टर कंप्लीट है यहाँ पे। और कमेंट कर दो भाई एक बार बातें समझ में आ गई तो। वापिस शाम को क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। आपकी चैप्टर कंप्लीट है भाई, यहाँ पे 9 नंबर लेसन। एक बार कमेंट कर दो यहाँ पे। देखो 50 मिनट में आपका 9 नंबर लेसन कंप्लीट कर दिया एकदम अच्छे से। आप जितनी बार चाहो इस वीडियो को देख सकते हो। एक बार कमेंट कर दो। ब्लूप्रिंट देखो अभी तक तो नहीं आया, आया तो मैं बात करूँगा, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से ब्लूप्रिंट है। लेकिन अभी तक तो मेरे पास नहीं पहुंचा, मतलब आता है तो पहुंचा देते हैं जो भी आपके बुक वाले होते हैं वो, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो भाई। इसके जो भी शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और आपके जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाल दूंगा। कमेंट कर दो एक बार। ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, और शाम को आपका 11 नंबर लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, शाम को वापस रेडी रहना।